it is possible in final to get those rank only by gearing up in those last 100 days? Those last 100 days required gearing up, but you cannot start from scratch. What is the ideal time to start your CA final classes? Once you get comfortable with whatever your office timings are, then you should try to join the class. तो एक बार में पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना सही रहता है कि एक साथ में 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं पढ़ रही हूँ वन साइड की, चलो आज का एसएफएम बहुत हो गया, तो देन आई विल शिफ्ट टू ऑडियो. ओके फ्रेंड्स, हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 2 सीए साक्षी आयरन इंदौर से साथ में है. साक्षी, वी ऑल आर वेरी वेरी elated to know about your results and really it has been a remarkable result this time that हमारे यहाँ ऑल इंडिया रैंक 2 आया है आपका. ऑफ कोर्स हर स्टूडेंट जो पास होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जो ऑल इंडिया रैंक लाता है वो थोड़ा सा खास इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऑफ कोर्स वो ही जाते हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1, 2 या 3 में आते हैं. लास्ट हमारे यहाँ पर नवंबर 19 के रिजल्ट्स में ऑल इंडिया रैंक 1 भी आए थे, 2 भी आए थे, एंड वापस आज जुलाई 21 के रिजल्ट में आप ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर आए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे दिल से एसजेसी की टीम की तरफ से और मेरे तरफ से भी, हम सब के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया. और मुझे याद है जब मैंने कल इवनिंग में आपको फ़ोन किया था तो आपने बोला कि सर हमारे पेरेंट्स के लिए ये चीज़ सेकेंड टाइम है, तो मैं समझ ही नहीं पाया आप क्या बोलना चाह रहे हैं. तो सेकेंड टाइम मतलब फ्रेंड्स, इनका ये रिजल्ट दूसरी बार ऐसा आया है जिसमें इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 में अपने आप को प्रूव करके दिखाया. इंटर में भी, सीए इंटर में भी इनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, विच इज रियली अमेजिंग कि इंटर में रैंक 1 और फाइनल में रैंक 2. मैं तो सपने में भी अपने लिए नहीं सोच सकता. तो मतलब अब आज हम लोग बात करेंगे साक्षी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के बारे में, और भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हम लोग करने वाले हैं. आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज बहुत बार अपने जब कुछ अचीवर्स की स्टोरीज को सुनते हैं तो अपने अंदर भी एक इंट्रिंसिकली एक मोटिवेशन जागता है कि कम से कम मुझे सीए तो बनना ही बनना है. और जो लोग सीए बनने का ही बस प्लान बना रखे होते हैं, हो सकता है उनके मन में ऐसा आ जाए कि मैं भी ऑल इंडिया रैंक लाऊं. सो हम लोग इस पूरे वीडियो में साक्षी की पूरी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे. ओके, सो साक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगा, मतलब कि आप कहाँ से हैं, कैसे स्कूलिंग आपने किया, कौन सा कॉलेज, फिर सीए आपने स्टार्ट कैसे किया. आप थोड़ा सा बेसिक अपने बारे में बताएं कि आपके घर पे कौन कौन है, आप कैसे पढ़ते थे बचपन से, ऐसा कुछ जनरल अपने बारे में स्टार्टिंग करें. So basically I'm from Indore. Schooling भी 10th 12th और complete schooling I did from Indore only. And for college I am doing the BCom A&F case from IGNOU in a open correspondence book. So that's about the school and college life. About the chartered journey, how it started. So basically after 10th we have to opt for one stream, a commerce or a science stream. So I wasn't pretty comfortable with the science stream, so I opted for commerce. So that's how I got into commerce field. And after we did commerce, so back then there was only like 2 options visible to me. Either I'll do the MBA or I'll do the chartered accountancy. For a commerce student, back then there was only 2 options that were like feasible for me doing that. So I tried to do what are the prospects of them and what time it requires to complete both of them. And I came to a conclusion that I would like to
accountancy first, then I'll think about MBA if I want to do it further, then I can pursue it after chartered accountancy as well. So that was the process how I got into chartered accountancy. And as far as my study approach is concerned, I am those पढ़ाकू वाला बच्चा kind of kid जो स्कूल में भी पढ़ाकू थी और अभी भी वैसे ही चल रहे. So that's the whole thing. I mean, I like to study. जितना भी मैं पढ़ लूँ उतना कम होता है मेरे लिए. So that's the thing about me. And as far as my family is concerned, my family consists of mother, father, and I have a little sister. We all live together in Indore only. Great, great, great. So it's very natural, Sakshi. I think to be a पढ़ाकू, it's very natural. एक्चुअली अननेचुरल तब साउंड करता है जब कोई ये बोलता है कि मैं बिल्कुल भी पढ़ाकू नहीं हूँ और मेरा ऑल इंडिया रैंक आ गया. तो ठीक है, पढ़ेंगे तो मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, when did you started thinking about rank? Like, was it something in your mind or it just happened? It just happened. My basic aim was I wouldn't leave anything uncovered, any effort not given from my end. I just hate that regret after coming out of exam hall or after seeing the result that have I done that, I wouldn't be here. Great, great, great. So if you look back, साक्षी, अगर जैसे आज आपका रिजल्ट आया, इंटर में भी आया था, फाइनल में भी आया था, बट अगर जैसे होता है ना कि हम कुछ अचीव करने के बाद यदि लुक बैक करते हैं तो वो जो जर्नी है रैंक होल्डर बनने की या रैंक लाने की या इतना अच्छा मार्क्स लाने का, व्हाट डू यू थिंक, ये एग्जाम के 2 महीने पहले स्टार्ट होता है कि ये आपके हिसाब से राइट आफ्टर पासिंग फाउंडेशन इंटर के लिए शुरू हुआ था या इंटर पास करते ही फाइनल के लिए शुरू हुआ था? तो व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर दैट 100% प्रिपरेशन लेवल? The preparation starts from the day you start taking your first class or you join the form for articulation, because that's when you actually start facing the CA final pressure. You realize, okay, I'll have to do this to get through this 3 years or whatever the period is there. So the preparation starts right back from there, and it takes time, effort. You gradually realize, I would say, through the first 6-7 months of your articleship period, you realize that, okay, this won't be as easy as I thought in intermediate. It has to require different time management, require some different strategies, because I have to do this as well. I cannot compromise on any front. So it would require different efforts. So you start planning right from that moment. What I would say, there are some people who think they after the articleship that we get leave for the 3-4 months leave that you usually give for the exam preparation thing. So they usually think कि उसमें classes पे देख लेंगे, revision भी कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे. So I just want to say that इतना सब कुछ पॉसिबल तो इंटरमीडिएट में भी नहीं हो पाया था हमसे. तभी भी एटलीस्ट 6 महीने का टाइम फ्रेम होता था. सो हाउ कैन एनीवन थिंक कि वो 3-4 महीने में क्लासेस भी कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे और सब कुछ कर लेंगे. सो यू कैन नॉट लीव एवरीथिंग फॉर दोज लास्ट 6-7 or whatever period of leave you are getting from your office. Correct. That's what I believe. In my experience, I have interviewed several students who have cleared, and I've interviewed several students as well who have not cleared the exam. So मेरी राय में हमेशा मैं यही देखा हूँ, बोलते हैं ना होनहार, एक कहावत आती है हमारे हिंदी काव्य में, होनहार विद्वान के होत चिकने पात. इसका सुना है आपने ये वाला? ये मतलब कहता है कि जिसको आगे जाना है ना, उसका शुरुआत बहुत अच्छा होता है, शुरुआत से ही वो तैयारी कर रहा होता है, तब जाके वो आगे जाकर बहुत कुछ अच्छा अचीव करता है. बहुत बार लोग यही सोचते हैं कि जैसे अब लास्ट 100 डेज पढ़ा है तो 100 डेज में मैं रैंक कैसे ला सकता हूँ. पीपल वांट दैट काइंड ऑफ शॉर्टकट कि लास्ट 100 डेज पढ़ेंगे और उसमें रैंक स्ट्रेटेजी चाहिए उनको. सो व्हाट अबाउट, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? मतलब कि व्हाट डू यू थिंक इट इज पॉसिबल इन फाइनल to get those rank only by gearing up in those last 100 days? I would say those last 100 days require gearing up, but you cannot start from scratch in those 100 days. Yes. You need to complete your classes, in fact, way before then.
And by classes, I don't mean that you have just sit there and watched whatever sir or ma'am is speaking. You have to actually get what they are doing. You have to get a basic understanding. आपने practical subjects तो आपने sum solve किए हैं, theory है तो आपने एक बार पढ़ा हुआ है, कि आपको basic idea पता है. Then only you could think about कि ठीक है 100 days में मैं कुछ तो manage कर पाऊंगी या कर पाऊंगा. करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू. इसमें जैसे मैं आपसे और कुछ सवाल पूछूंगा अंदर जाकर कि अगर आप रिकॉल करें जब आपने फर्स्ट स्टार्ट किया था फाइनल का ट्यूशंस, तो वो कब किया था? बहुत लोग के मन में ऐसा रहता है कि हम लोगों को क्वेश्चन रहता है मन में उनको कि स्टार्ट जस्ट आफ्टर सीए इंटर रिजल्ट करना चाहिए, कि स्टार्ट आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के बाद करना चाहिए, कि 6 महीने बाद करना चाहिए, कि कई लोग बोलते हैं कि इतना जल्दी क्या है, फाइनल में तो बहुत टाइम है, तो 1 साल बाद करना चाहिए. What is the ideal time to start your CA final classes? What is your advice to your youngsters? So advice would be soon after the CA intermediate results, we go searching for articleships and we find somewhere. So I personally believe it takes almost 3-4 months to get comfortable with whatever their work timings are, work cultures are, what would be the work pressure, what you are expected to do there. And once you get comfortable with that, then you should start planning your studies. When will you take your classes? Your office timings depend. If you are taking them in morning or in evening, or if the office hours are like fluctuating, flexible, then you might opt for online classes that जब भी टाइम मिलेगा तभी देखेंगे. So once you get comfortable with whatever your office timings are, then you should try to join the classes. And early classes join करने का ये होता है कि I personally believe कि जो भी classes मैंने initially जल्दी start किया था, that I was able to devote much more time, because उस वक्त में वो time factor का pressure नहीं था. 6 महीना बचा है, 1 साल बचा है, 1.5 साल बचा है. I was just enjoying the subject. Great, great, very nice. Really, it was an insightful answer from you, and this is what I advise to all my students as well, that आपको हमेशा स्टार्ट जल्द से जल्द कर देना चाहिए, बिकॉज दिखने में लगता है कि वो 2.5 साल है, बट जिस तरह का सब्जेक्ट्स है आपका वो 2.5 साल भी लास्ट में कम पड़ने लग जाता है. इसमें आपके तरफ से कुछ सजेशन है कि सीक्वेंस ऑफ स्टडी या आपका सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट क्या था? मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट आपने क्या पढ़ा, सेकंड क्या पढ़ा, ऐसा कुछ आपको याद है? ऐसे सीक्वेंस नहीं था सर. बेसिकली आई focused on, I would pick one theory and one practical subject. So basically I started with the subjects जिनमें amendments आने के बहुत possibility नहीं थे. So मतलब बाद में वो I particularly find it difficult to cope up with the amendments, because आपने जो पढ़ा था वो ही कुछ टाइम बाद रिकॉल करने में प्रॉब्लम होता है, तो उसमें amendments भी है. So that is the thing. So I basically started with the subjects like SFM audit, जिनमें ज़्यादा इतना बहुत significant amendments नहीं आएंगे, so you could easily cover if there are any amendments or any additional topics added by the institute. And that gives you an edge, because these subjects I personally believe are the subjects that requires more of a conceptual understanding. So you could devote more and more time to those. So what was your sequence when you took the classes? What was your sequence? I guess I started with FR and audit, and I went to SCMP and SFF, and then I did the DT, IDT, and then there was RF. And the law was after that SCMP and SFF. Okay, great. In that lockdown period was there, the initial lockdown period, that was the law period. Okay, great. So now another question comes, like students tend to confuse themselves that कि अगर हम जैसे SCM जैसा सब्जेक्ट या FR जैसा सब्जेक्ट स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं, तो ऑफ कोर्स लास्ट एग्जाम मंथ तक वो याद नहीं रहता है, पढ़ा हुआ जनरल याद नहीं रहता. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि कैसे सब्जेक्ट से टच बनाए रखें? मतलब व्हाट वाज योर वे ऑफ डूइंग दैट, जिससे कि आप उस सब्जेक्ट को भूले नहीं. आज आपने FR कर लिया फर्स्ट ट्यूशन, अब FR का एग्जाम कब 2.5 साल बाद होगा, तो हाउ विल यू बी कनेक्टेड विथ योर सब्जेक्ट? I would basically advise, like for the subjects like audit and those things, you could
pick up a single topic and do it like every 3-4 days, so you will stay in touch with the subject. And even if you are doing a single topic, what happens is when you are scrolling through the pages, you get a glimpse of ये भी लिखा था उस topic में, and sometimes it happens कि आप उसको रुक के 1-2 लाइन पढ़ लेते हैं. That happens with everyone. So that way आप subject के touch में रहते हैं. And as far as subjects like DT, IDT, these are concerned, so these are the subjects जो आप actually daily life में encounter करते हैं अगर आप participate कर रहे हैं. And I personally believe कि SCMP है या इन subjects के there are numerous case studies as well. Real life businesses है जो SCMP में problem face कर रहे हैं. You could just study के okay इस company को ये problem था, how did they deal with it? So you will get into touch with that, and once you have studied, say I would particularly say SCMP, so you'll get okay इन्होंने ये किया, हमने इसको ऐसे पढ़ा था वहाँ पे. So this is basically the did that. So ऐसे आपको टच में बना रहता है सब चीज. Yeah, was there any frequency in mind आपके ऐसा चलता था क्या कि मैं हर 10 दिन में देखूंगी या हर 15 दिन में देखूंगी या हर हफ्ते देखूंगी? ऐसा तो था कि कोई भी सब्जेक्ट को टच किए हुए मुझे 1 महीने से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए. या ग्रेट, ये बहुत अच्छा आपने एडवाइस किया कि 1 महीना एक बार हमको देखना ही है, 1 महीने में एक बार देखना ही है. तो उस समय कोई भी चैप्टर जाके देख लेते थे, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, कोई भी चैप्टर, जैसे अब ऑडिट में देयर आर न्यूमरस ऐसे जो ऐसा लगता है कि इनको बार बार पढ़ना चाहिए, या बैंक ऑडिट या वैसे चैप्टर्स जो है, तो मैं यूजुअली वो पिकअप करती थी बिकॉज वो मुझे पता था ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं, तो मुझे वैसे भी इनकी बार रीडिंग चाहिए. गुड, वेरी नाइस. तो इन जनरल अभी तक तो बहुत मेरे को मजा आ रहा है आपका पूरा स्ट्रेटजी समझ के. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं खुद स्टूडेंट बन गया हूँ. मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि अरे बाप रे, ऐसे ऐसे हम लोग भी तो पढ़ते ही थे. और इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक चीज बताता हूँ साक्षी, आई डोंट नो आपने क्या बीच में अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कोई वीडियोस देखते थे आप? किसी का कोई चैनल फॉलो करते थे, किसी पास सीए स्टूडेंट्स का वीडियो देखा था, ऐसा कुछ याद आता है आपको? To be honest, I personally don't like this sort of stuff because पता नहीं, I feel they do superficial talks. I mean, they talk from their experience, but you cannot relate to them particularly. They don't know you, so whatever they are saying, it sounds good, but it actually doesn't motivate you. इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होती है उसमें. हाँ, अच्छा लगता है सुन के अच्छा लगता है, बट वो 1-2 घंटे बाद उतर जाता है. हाँ, तो आप कैसे मोटिवेटेड रखते थे अपने आप को? मेरा मोटिवेशन, देयर वाज ओनली वन थिंग. आई वुड जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाती हूँ, सो इट हैज बीन माय ट्रेंड सेकंड क्लास से दैट आई वुड एक्सेल इन व्हाटएवर आई हैव बीन प्रिपेयरिंग, वेदर कोई भी सब्जेक्ट हो या मैं कोई कंपटीशन में पार्ट ले रही हूँ. मुझे कभी ऐसे पसंद नहीं आता था कि आई हैव लॉस्ट और मैं या बॉटम में कहीं तो घूम सकती हूँ. सो I just didn't wanted to break that streak. और luckily मैं इंटरमीडिएट में वो मेंटेन करने में केपेबल थी, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था कि इंटर में किया था तो मैं अभी भी कर सकती हूँ. गुड, यस. सो वो कभी भी डेविएशन होता था या लो टाइम्स आते थे कि ये नहीं हो रहा है, ऑफिस से बहुत थके हुए आए हैं, हम कैसे पढ़े हैं. तो वो एक थॉट कि आज ब्रेक ले और बाद में रिग्रेट मत करना उसको, वो एक चीज हमेशा मोटिवेट कर देती थी. कुछ आप शेयर करना चाहोगे, मतलब ऐसा कोई टाइम या डे या ऐसा कुछ, मतलब आपको लगा कि बस अब गिव अप ही कर देते हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ? और फिर वापस आप कम बैक कैसे किए, मतलब दोनों हम जानना चाहेंगे. इट हैपेंड जब पोस्टपोनमेंट का नोटिफिकेशन आया था. अच्छा. व्हाट हैपेंड ना, आई वाजंट particularly worried about the postponement, but I was worried about the wordings that were used in the notification. They will let you know the date. So that was a bit uncertain. I mean, मुझे नहीं पता था वो कब एग्जाम लेने वाले, वो 2 महीने बाद ले लेंगे, 21 दिन बाद ले लेंगे, कभी भी ले सकते थे. So मेरे पास कोई टाइम फ्रेम नहीं था प्रिपेयर करने का. एंड आपको पोस्टपोनमेंट होता है तो आपको वापस ऑफिस भी ज्वाइन करना, बिकॉज वो लीव एक्सटेंड नहीं होता है. तो दैट वाज द पीरियड कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि आप तो छोड़ देती हो, मैं दिसंबर में या जनवरी में जब भी होगा तब देखेंगे. बट व्हाट हैपेंड इट कि वो 1-2 दिन वो चला, बट उसके बाद वो गिल्ट इतना बिल्डअप हो गया कि आर यू सीरियसली गोइंग टू डू दिस बिकॉज ऑफ सो स्टूपिड कोविड थिंग. यस. मैं कभी हाल में ब्रह्म कुमारी की बहुत फेमस
फेमस और रिस्पेक्टेड स्पीकर हैं सिस्टर शिवानी। आपने अगर कभी सुना है उनको, हालांकि आप जैसे बोल रहे हैं होता है ना, वो अपने अनुभव से बोलते हैं, बट बात उनकी क्या होती है, एक फायदा होती है मोटिवेशनल स्पीकर की। कभी कभी लाइफ में आप बहुत ज्यादा लो से गुजर रहे होते हो ना, तो उस समय कोई एक ऐसी बात आपको कान में पड़ जाती है तो आप अपने आप जग जाते हो। तो उनकी एक बात मुझे बहुत छू गई थी दिल को, अभी हाल में मैं सुन रहा था उनको, तो आपने जो बोला वही उससे रिलेट होता है। उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, जैसे हम लोग खुदा से जाके कहते हैं ना नॉर्मली कि खुद क्या खुदा आपने क्या किया हमारे साथ, कितनी सारी मुश्किलें हमें दे दी। तो वो कह रही हैं कि ये ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा तुमसे बहुत बड़ा है। ठीक है, तो एक्चुअली आपने वही प्रूव करके दिखाया है कि ये स्टूपिड कोविड के चक्कर में मेरा जो गोल है, मेरा जो सीए डिग्री है, वो थोड़ी ना अटकेगा। तो आपके लिए आपका सीए डिग्री बड़ा था कोविड से, तो आप देखिए इजीली सरपास कर गए। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो मोटिवेशन की बात हुई। नेक्स्ट, आपको कोई ऐसा लगता था कि मतलब एज अ स्टूडेंट जब आप आगे बढ़ रहे थे, तो आपको कुछ ऐसा लगता था कि आपको कोई रोल मॉडल जैसा कि मेरे को ऐसा बनना है? I particularly admire APJ Abdul Kalam. वेरी गुड। His journey, he's such an overachiever, I would say, but even then, he's such a simple person. I mean, we have all like come across half of his possessions that he left after being retired as our president, and from where he started and where he ended, and what significant contribution he made to our entire space and science. So that inspires me a lot that he had nothing to go with, and then also he achieved that. So I am in a much better place than him, and if I can give up, then there is. गुड 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 गुड, वेरी नाइस। आपने उनकी ऑटोबायोग्राफी सुनी है, वो ऑडियो ऑडियो वाली? I have read his book, the Way. ओके ओके। और एक उनकी ऑडियो बायोग्राफी भी है, यूट्यूब में ही मिल जाएगी। आप उनको पसंद करते हैं तो उनके बारे में जरूर सुनिएगा। वो गुलजार साहब ने उसको पूरा सुनाया है और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आप मतलब कम से कम आप 2 से 3 बार तो आप सुनेंगे ही सुनेंगे उसको। या सो फाइनल की जर्नी के बारे में हम लोग बात करें तो हमने ये समझा आपसे कि आप स्टार्ट अर्ली करो, सीक्वेंस एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ सेट करो जिसमें आप पहले उन सब्जेक्ट्स को फोकस कर सकते हैं जिसमें अमेंडमेंट्स कम है। अब सब्जेक्ट्स जब पढ़ लेते हैं तो याद नहीं रहता, तो कनेक्टेड रहने के लिए हर महीने अपने आप को एक सब्जेक्ट से कैसे भी रैंडमली टच कराओ। मोटिवेशन के लिए आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड बहुत अच्छे से रखा। रोल मॉडल में आपने एपीजे अब्दुल कलाम को अपना रोल मॉडल माना हुआ है, और बाय द वे वो मेरे भी रोल मॉडल है। कल ही मैं अपने एक स्टूडेंट को यहाँ पर हमसे मिलने आया था, वो तो उसको उनके बारे में ही बता रहा था कोइंसिडेंटली कि अब्दुल कलाम जी का स्टोरी के बारे में सोचो कि लाइफ में उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, वो हमेशा दूसरों के लिए, देश के लिए या फिर दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते गए। तो ऐसे बहुत लोग, कम लोग होते हैं जो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोचते। नॉर्मली हम लोग सीए बनने के बाद सिर्फ अपने बारे में अब सोचना शुरू करते हैं कि अब मेरा करियर, ठीक है, मेरा लाइफ, मेरा ग्रोथ, मेरी फैमिली, तो उससे आपका ग्रोथ लिमिटेड रहता है। बट जहां आप ये सोचने लग जाते हो कि व्हाट आई विल गिव बैक नाउ, whatever I have got in this 25 years of my life, what I'll give back, जब आप ये सोचने लग जाते हो तो आपका ग्रोथ मल्टीफोल्ड बढ़ने लग जाता है। ये मैं उस स्टूडेंट को भी बता रहा था, और ये चीज हमें अब्दुल कलाम जी से सीखने को मिलता है। कमिंग बैक टू योर स्टडीज, अब एक और बात आती है कि अब ये क्लासेस जो अपने करते हैं साक्षी, ये क्लासेस आपका जब खत्म होना चाहिए तो कितना महीना पहले खत्म हो जाना चाहिए आइडियली, आपको क्या लगता है? आइडियली आई वुड से कि जब आपको छुट्टी मिलता है ऑफिस से, उस
उसके पहले आपका क्लासेस खत्म हो जाना चाहिए और आपका एक बार का रिवीजन हो जाना चाहिए। अच्छा, वो कैसे होगा? बेसिकली माय स्ट्रैटेजी वाज कि मैं दो सब्जेक्ट एक साथ उठाती थी, जैसे मैंने बोला एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एंड उसको 3-4 महीना क्लासेस खत्म करने में लगता था ऑफिस के साथ में। तो वंस क्लासेस आर फिनिश्ड देन आई वुड से ब्लॉक अ 10-15 डे पीरियड डिपेंडिंग ऑन व्हाट द वेरी सब्जेक्ट्स वर, गुड। और उसमें वो 3 महीना 4 महीना में जो भी क्लासेस हुआ है उसका एक कंप्लीट गो थ्रू शायद सॉल्व करके देखूंगी, कुछ कुछ सिर्फ पढ़ के देखूंगी या कैलकुलेटर पे, या फिर थ्योरी है तो प्लेन रीडिंग करके, वैसे 10-15 दिन में उसको पूरा एक बार कवर करने की कोशिश करती थी। तो वैसे, और फिर उसके बाद मैं कभी भी 1 महीना नहीं जाने देती थी कि वो सब्जेक्ट बिल्कुल आउट ऑफ टच है। तो इस तरह से वो एक रिवीजन वैसे खत्म हो जाता था। गुड। सो ये जब अपने लास्ट अगर बात करें तो मिनिमम किसी को कितना दिन हाथ में रखना पड़ता है फॉर रिवीजन? लास्ट मोमेंट में जब ऑफिस का छुट्टी मिलता है, किसी को 2 महीने का भी मिलता है, देखिए किसी को 3 महीने का भी मिलता है, किसी को 6 महीने का भी मिल जाता है। व्हाट वाज योर रिवीजन पीरियड बेसिकली? I got 3 months of leave. 3 months फॉर बोथ द ग्रुप्स। for both of us. गुड। तो उस 3 months में कैसे, मतलब आठों सब्जेक्ट को कैसे प्लान करें? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Basically, what I did was simple calculation. 90 days on my hand. 10 day I reserved for say last minute revisions है, some mock test है, and there are things. So the 10 days were reserved for that, and then we are left with 80 days approximately. So I divided 80 days into two portions, 40 days each, and I decided to give 5 days approximate to each subject. So that would amount to 8 into 540. So that way I covered the two revisions, and then the 10-day period for a final last minute some topics revision, giving some mocks and going through some concepts that I was taught to. ग्रेट ग्रेट। वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी क्रिस्प। आपने एकदम सिंपली सब चीज बता दिया। इन जनरल हम लोग अपने स्टूडेंट्स को 3 रिवीजन सजेस्ट करते हैं। आपने एक चीज अच्छा किया कि फर्स्ट रिवीजन आपने साथ साथ में कर लिया हर एक सब्जेक्ट के बाद, और बाकी 5-5 दिन में आपने सेकेंड और थर्ड रिवीजन किया। तो दिस इज ऑल्सो मैचिंग। मतलब मैं ये भी आपसे बात करके अपना चेक कर रहा हूँ कि मैं जो जनरली बोलता हूँ वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आपने अपने से सोचा था कि ये भी आप कहीं से सुने थे या गाइडेंस मिला था? ऐसा क्या था, ये कैसे ध्यान आया कि इस तरह से पढ़ना चाहिए? I had planned for it from the day one because I was very clear कि मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी ऑप्ट करना था, एंड उस टाइम पे I was aware कि उधर टाइम मुझे कम मिलेगा, मतलब ऑफिस आवर्स में भी I won't be able to devote so much of time. So that was the initial plan and I just tried to stick to that. गुड। वैसे फ्रेंड्स आपको बता दें, आप इन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर से भी किया है। सो नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के साथ साथ कोप अप करना बहुत टफ हो जाता है, बहुत बार बच्चे सरेंडर कर देते हैं उस समय। बट आप देखिए कि उसके साथ भी अगर आप पहले से प्लान रहे तो रिजल्ट्स आता है। यही चीज बस समझने का जरूरत है कि रैंक या फिर सीए की जर्नी वो लास्ट 100 डेज में नहीं होती है। रैंक या सीए की जर्नी हमेशा द मोमेंट यू पास सीए इंटर वहीं से स्टार्ट हो जाती है। आपको वहां से ही अपना गोल को समझते हुए धीरे 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 वर्क करना पड़ता है। तो सारा चीज आप एक चीज देखोगे कि इन्होंने जो भी बताया वो सारे आपके बाकी रैंक होल्डर से भी कॉमन मिलते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि कुछ चीजें करने के लिए बहुत लोगों को पता होता है, तो हमें पता ही था, और हम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में यही बात बोलते रहते हैं, हर समय हर बैच में भी ये बात बोलते रहते हैं। बट चैलेंज इज इम्प्लीमेंटेशन। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? इम्प्लीमेंट करने में हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अरे कैसे होगा, अब कैसे होगा। बट अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं अपने प्लान को लेकर तो रिजल्ट अपने आप बता देते हैं कि आप कितने कंसिस्टेंट थे। ग्रेट। सो रिवीजन पीरियड की भी बातें हो गई कि आपने 5 डेज पर सब्जेक्ट अलॉट करके पढ़ा। तो अब एक और क्वेश्चन आता है कि जब हम 5 डेज पर सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो उस समय हम कैसे पढ़ रहे हैं? फर्स्ट रिवीजन में हम पढ़ कैसे रहे?
आप उसके बारे में कुछ बताएंगे, मतलब 5 days पर सब्जेक्ट में हम कैसे पढ़े? IB subject में basic idea. One thing I just forgot to mention. What I did that at the time of first revision was जैसे मैंने बोला कि मैंने जो फर्स्ट क्लासेस देखी जो 2-3 महीने में, उसमें जो भी क्लास का मैं कर रही थी उसका मटेरियल से ही पढ़ती थी. And then those 10-15 days I used to refer the institute का material whatever is written there as well, along with the class material. So उस 10-15 days period में जो institute का material और class का material को I just try to combine them into one. Whatever is in the class material, whatever in the institute material, I should have it in a one copy or one place. Not I don't want to refer this for this and this for that. So वो 15 दिन में मैंने वो कर लिया था. तो at the end of the classes और जब मेरा 3 महीने का छुट्टी चालू हुआ, मेरे पास वो मटेरियल रेडी था जिसमें सारे चीज़ें एक जगह पे इकट्ठा थी. तो फर्स्ट जब रिविजन किया, आई जस्ट ट्राई टू गो थ्रू ऑल ऑफ दोज दैट आई हैव रिटन. एंड while going through that, I did some like elimination strategy, and I used some sticky notes or some paper cuttings to just summarize things a bit for the second revision and for the exam days. So first revision ऐसे खत्म हुआ. And first तो उस revision समय में फर्स्ट रिवीजन में आपने सम्स वगैरह भी कैसे हैंडल किए? सम्स, कुछ सम्स जिनमें मुझे लगता था कि ये लिख के ही करने पड़ेंगे बिकॉज दे वर यूज और बहुत सारी चीजें रिमेम्बर करने की है, तो उसको लिख के किया. अदरवाइज द कैलकुलेटर आई वाज प्रीटी कंफर्टेबल विद. आई वुड डू इट. मतलब आप पढ़ के सॉल्व करते थे कि बस पढ़ते थे और सॉल्यूशन देख लेते थे? नहीं, पढ़ के आई वुड डू सम कैलकुलेशंस ऑन कैलकुलेटर और फिर या तो स्टेप्स लिख लेती थी या मैच कर लेती थी कि मैच यहाँ तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बाद आगे बढ़ती थी. मतलब सीधा सोल्यूशन पे नहीं जंप किया. हाँ, क्वेश्चन पढ़ के कभी भी सोल्यूशन पे जंप नहीं करना चाहिए. अपने से एनालिसिस करना चाहिए कि कितना दूर तक मैं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ. उसके बाद हम लोगों को अपना सोल्यूशन से मैच करके देखना चाहिए. करेक्ट, गुड. नेक्स्ट, उसके बाद जैसे आप वो भी करते थे क्या, एबीसी एनालिसिस? अभी बहुत लोग करते हैं. ये क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप एबीसी एनालिसिस? I never did that, but मुझे नहीं बिलीव होता वो सब करने में, because to be honest that actually helped me, because हमारे एग्जाम में obviously वो सारे चीजों से क्वेश्चंस आए थे जो वो एबीसी में सी कैटेगरी में आए. गुड. So वो चीजों में मैं बिलीव नहीं करती हूँ एबीसी, because institute has not given you the ABC and वो उसमें से नहीं पूछेंगे. How could you do that? राइट. वही है, ये बात एकदम मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ. क्या होता है ना, देखिए स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं लास्ट मोमेंट पर. उनके पास ऐसे ही समय कम होता है, तो वो सोचते हैं क्या कर लें जिससे कि बस पार लग जाए हमारा. तो वो सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, वापस कोई एबीसी एनालिसिस मिल जाए. बट इंस्टीट्यूट को पता है कि इंस्टीट्यूट एबीसी एनालिसिस तो नहीं किया है ना, वो तो पूरा सिलेबस ही दिया है, वो पूरा ही पढ़ के जाना पड़ता है. ये बात सही है. और मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा नसीब तो हमेशा ही खराब रहा है कि जो मैं छोड़ूंगा वही आएगा. बहुत लोगों के साथ उल्टा भी होता है कि जो छोड़ते हैं वो नहीं आता है, बट हमारे साथ हमेशा उल्टा ही हुआ है. आज मेरा तो जब से मतलब पढ़ रहा हूँ तब से ये रिकॉर्ड है कि जो चीज छोड़ा वो तो आएगा ही आएगा. सो हाउ कैन आई लीव एनीथिंग, मैं तो यही सोचता था. हर एक को बस टाइम देंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे. ठीक है, तो ये पहला 5 days हुआ. नेक्स्ट 5 days में क्या करते थे, मतलब जब सेकेंड टाइम? नेक्स्ट 5 days में वन डे वाज फॉर मॉक. आई वुड से कि मॉक या फिर कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा बहुत सा मैं अपने आप से टेस्ट करके सॉल्व करूंगी. एंड कुछ क्वेश्चंस में कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ में नहीं होते, तो मैं थोड़ा सा फिगर ऐड करके या कुछ तो एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बना के एक दिन में वो सॉल्व करूंगी या उसका मॉक दूंगी. एंड द रिमेनिंग 4 days जो मैंने अभी तक का मटेरियल रेडी किया था उसको एक बार गो थ्रू करूंगी. फॉर theoretical subjects I would try to remember as much as I can कि मैं क्वेश्चन या टॉपिक बैंक ऑडिट खोल के बैठी हूँ. I would try to remember बैंक ऑडिट में ये टॉपिक्स थे, उसमें ये प्रोसीजर थे, ये लिखा हुआ था, देयर वर दिस काइंड ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, ये सब कुछ था. वो सब रिमेम्बर करोगे और उसके बाद एक प्लेन रीडिंग लेने की कोशिश करती थी. और फिर जो मतलब ये यूजुअली 3 दिन में हो जाता था. उसके बाद जो फोर्थ डे बचता था उसमें वो जो मैंने पढ़ा उसको थोड़ा सा और शॉर्ट या समराइज या एलिमिनेशन मेथड कुछ तो लगाना था ताकि वो मटेरियल 1.5 days में कवर करने लायक जितना हो जाए.
एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा और बताइए। Elimination method, I would say I had this technique, like I would use a green tick mark at the time of first revision, I would use a red tick mark at the time of second revision, and at the time of third revision I would do the green circles. So the green circles were the questions or the topics that I had to read or I had to revise at those 1.5 days. गुड, ओके। तो वो कैसे आप जज करते थे, मतलब? If I am able to recollect in a split second कि उसमें क्या लिखा था, तो that won't be tick mark by me. ग्रेट, मतलब ये सेल्फ डिपेंडेंट होता है हाँ, कि किसी के कहने पर नहीं करते हम लोग, है ना? तो कुछ कंसेप्ट हो सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई एम प्रिटी कंफर्टेबल विद दैट, तो हाँ। मेरे टिक मार्क में नहीं है। राइट राइट राइट, खुद के ऊपर डिपेंड होगा ये अगर कोई आपको लिस्ट पकड़ा दे कि ये ले बेटा, ये ग्रीन सर्कल वाले क्वेश्चंस है, तो इसको देख ले, तो उससे काम हो जाएगा। मेरा तो नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। हम लोगों को अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है कि मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँ, कहाँ नहीं, उससे आपका काम बनता है। आपने अच्छा नाम दिया, ये मैं कभी यूज करूंगा, आपको रॉयल्टी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कभी यूज करूंगा, एलिमिनेशन टेक्निक। अच्छा, आपने अपना अच्छा नाम आपने दिया, आई रियली अप्रिशिएट। सो ये आपका सेकेंड रिवीजन हो गया, ग्रेट। और डे बिफोर फिर कैसे रिवाइज करेंगे, डे बिफोर एग्जाम? डे बिफोर आई हैड दिस स्मॉल ग्रीन सर्कल वाला मटेरियल जो मुझे पढ़ना था, और यूजुअली एग्जाम से मुझे घर आते कुछ 5 या 6 का टाइम हो जाता था, तो उसके बाद 7 बजे से अगर मैं पढ़ने बैठती हूँ तो रात को 2 बजे तक जो छोटे छोटे से टॉपिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं कि पढ़ने हैं, आते भी है नहीं भी आते हैं, या इतने सिंपल है या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आई ट्राई टू कवर दोज मिसलेनियस टॉपिक्स इन द फर्स्ट, मतलब एग्जाम देने वाला दिन, जो एग्जाम के और सुबह वाला दिन जो होता था उस पेपर के सुबह वाला, बिकॉज आई पर्सनली फील कि ये दोनों टाइम में कंसंट्रेशन जो होता है वो सबसे कम होता है। पहले वाले में एग्जॉस्टेड होते हैं पिछले वाले पेपर से, और दूसरे जो हाफ डे मिलता है एग्जाम के पहले, उसमें अगले आने वाले पेपर की एंजाइटी में भी कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तो जितने भी मिसलेनियस छोटे छोटे टॉपिक्स होते थे वो इन दोनों टाइम फ्रेम्स में मैं कवर करती थी, और जो पूरा एक दिन मिलता है उसमें जो मेजर टॉपिक्स थे उसमें एक्चुअली एफर्ट लगता है वो कवर करते थे। ग्रेट। जैसे स्टूडेंट्स कई बार ये बोलते हैं कि हम बहुत क्या क्वेश्चन आता है कि एक बार में पूरा दिन जब हम पढ़ाई करते हैं, जैसे वो 5 दिन पर सब्जेक्ट आप बोल रहे थे, तो एक बार में पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना सही रहता है कि एक साथ में 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप क्या करते थे मतलब बेसिकली? अलग अलग था, जैसे मैं टैक्सेशन डीटी आईडीटी की बात करूंगी आपसे, तो पूरा दिन का स्ट्रेच पे पढ़ा मैंने, बिकॉज आई डोंट फील कंफर्टेबल लीविंग देम इन बिटवीन, बिकॉज वो इन सब्जेक्ट्स का पूरा एक लिंक जैसा बन जाता है, वंस यू आर इनटू इट तो वो इंटरेस्ट बनता जाता है। तो डीटीटी आईटीटी लॉ ऐसे सब्जेक्ट्स एक स्ट्रेच पे किए दिन पे, बट बाकी जो सब्जेक्ट्स थे आई वुड टेक 1-2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। ओके, 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम, तो फिर वो 5 का 10 दिन में खत्म होगा ना? हाँ, मतलब वो हर सब्जेक्ट को 5 का वो एलोकेशन है। हाँ, तो उसमें भी आप टाइम कैसे डिवाइड करते थे, मतलब? टाइम का कुछ नहीं था, मतलब मैं पढ़ रही हूँ वन साइड की, चलो आज का एसएफएम बहुत हो गया, तो देन आई विल शिफ्ट टू ऑडिट, या फिर ऑडिट से स्टार्ट किया तो अब ऑडिट अब नहीं हो रहा तो फिर एसएफएम पे शिफ्ट करके फिर वापस ऑडिट पे आ जाऊंगी, तो ऐसे चलता रहता था। बट एट ए टाइम 2 ही सब्जेक्ट चलते रहता था? हाँ, 2 से ज्यादा नहीं। ओके, तो जैसे आप ये बोल रहे थे रिवाइज वन स्टॉप नोट्स जो आप बना रखे थे, अपना वन पेज नोट्स या जो भी, जहाँ पे सब कुछ एक जगह रहता था, तो उसको पढ़ने में 3 दिन लगता था, तो अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो 6 दिन हो गया ना? हाँ। फिर वो 6 दिन में खत्म होगा, राइट, गुड। ये जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों को समरी नोट्स मिल जाते हैं, तो वो समरी नोट्स उनका लेना सही रहता है कि अपने से बनाना सही रहता है, आपको क्या लगता है? ऑनेस्टली मैंने देखे सबके थे, बट अल्टीमेटली जो रेफर किया था वो मेरा बना के किया था, ना तो मैंने कुछ उधर से उठाया कुछ उधर से उठाया, बट जो लिखा गया था वो मेरा लिखा गया। ग्रेट, ये भी हम भी हमेशा ही बोलते हैं कि देखिए खुद का बनाया हुआ ज्यादा याद रहता है,
अगर आप हमारा ले लोगे तो आपको मन का शांति रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो याद रहता है वो खुद का बनाया हुआ रहता है। जैसे हम लोग भी अपने समरी नोट्स बनाते हैं ना पढ़ाने के लिए, तो मुझे कोई भी पेज में क्या लिखा हुआ मुझे याद है, मेरे डिजाइनर को याद नहीं है, ठीक है, मेरे जो असिस्टेंट्स हैं जो उसमें मैटर प्रूफिंग करते हैं या डलवाते हैं उनको भी याद नहीं है। बट सिंस मेरा एक एक चीज उसमें पिक किया हुआ है ना, तो मुझे कौन सा पेज में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है सब याद रहता है। तो वो खुद, हाँ, वो जब आप किसी और का समरी रेफर करते हो तो आप सिर्फ समरी रेफर करते हो, बट आपका लिखा हुआ करते तो आप शायद एक शब्द पढ़ रहे होंगे, बट यू गेट द होल स्टोरी कि क्या या लिखा था। वेरी गुड, यस। इसलिए ये हमेशा मैं बोलता हूँ कि समरी ले लो, सभी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक अपना कस्टमाइज आपको करना ही पड़ता है अपनी जरूरत के हिसाब से। सो उससे फायदा ये होता है कि यू रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें किसी का भी समरी अच्छा बुरा नहीं माना जाता है, आपका जो आप बनाते हो ना वही बेस्ट माना जाता है। एंड साक्षी इज एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस, शी हैज प्रूव्ड इट अगेन। सो लास्ट अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा एससीएमपी के बारे में। आपका पूरा मैं ओवरऑल स्ट्रेटजी तो समझ गया। एससीएमपी की क्लासेस आपने हमारे यहाँ से ली थी और काफी पहले ली थी, तो उस क्लास लेने के बाद से आपको भी पता है, आपने एग्जाम दिया है और मुझे तो पता ही है क्योंकि मैंने पढ़ा है, काफी सारे एडिशंस इंस्टीट्यूट की तरफ से आ गए थे। तो जब आपको ये सब पता चलने लगा कि एडिशंस आ रहे हैं, ओके, तो आपने उसको मैनेज कैसे किया? क्योंकि उस समय देखिए दो तरीका होता है। एक एक तरीका, हम ऐसे भी स्टूडेंट से मिलते हैं जो बोल देते हैं अरे यार इनसे क्लास लिया, बर्बाद कर दिया मेरा टाइम, पुराना पढ़ा दिया। बट पॉइंट इज, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, जिस दिन तक आप मेरा क्लास लोगे उस दिन तक जितना होगा सब आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद का मैं वीडियोस दे रहा हूँ आपको, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो उस समय स्टूडेंट माइंडसेट ये नहीं रहता है कि मैं अपडेट करूं, उस समय स्टूडेंट माइंडसेट ये रहता है कि बस वो अपडेट नहीं कर रहा हूं इसलिए इसका ब्लेम किसी पे डालूं, तो वो ऑफ कोर्स सतीश जलान सर पे डाल सकता है। बट खैर, आप इसको कैसे, इस चैलेंज को कैसे कोप अप किए? क्योंकि मुझे कुछ बहुत ज्यादा याद नहीं है कि आपने हमें कांटेक्ट करके बहुत सारा चीज पूछा या फिर कैसे करना है, आप अपने आप ही आगे कोप अप किए हैं, तो कैसे किया आपने वो मुझे बताएं। तो बेसिकली जब ये ट्रांसलेशन है, रिमेम्बर आपने शायद यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था जब ये एक्चुअली पूरा ट्रेंड शिफ्ट कंफर्म हो गया था, मतलब एक पेपर के बाद कि अब केस स्टडी बेस्ड पेपर ही आने वाले हैं। तो आई वाज़न्ट फॉलोइंग द पेपर्स बैक देन बिकॉज वो अलग एंजाइटी लेवल भी इंक्रीज करता है। बट आई सॉ दैट वीडियो, फिर थोड़ा बहुत चेक किया तो हाँ समझ में आया कि पेपर ट्रेंड थोड़ा शिफ्ट हो गया। बट देन आई वेंट थ्रू द केस स्टडी बुकलेट वी हैव ऑफ आईसीआई का द थर्ड मॉड्यूल, जिसमें उन्होंने सारे केस स्टडीज दिए हैं। वो मैंने एक बार का पढ़ा था जब मैं सीएमपी वैसे भी कर रही थी। एंड आई रिमेम्बर कि जब वो क्लास किया था हमने तब वो केस स्टडीज आपने स्ट्रेच पे कराए थे, भले हमें अच्छे तरह से दिखा नहीं था बट स्ट्रेच पे पढ़े थे। सो आई रिकलेक्टेड दोज थिंग्स, और फिर धीरे धीरे वो केस स्टडी बुकलेट को मैंने पढ़ना और जो मॉड्यूल का मटेरियल था हमने क्लास में क्वेश्चंस किए थे, न्यूमेरिकल्स किए थे, उनसे कनेक्ट करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश की। और मीनवाइल आपका वो यूट्यूब पे पूरा प्लेलिस्ट जैसा डल गया था, सेवियर के नाम से भी था और बहुत सारे वीडियोज आ गए थे आपके अलग अलग मैचेस के अपडेशंस के लिए। तो देन आई रेफर टू दैट कि उधर से क्या क्या मैं पिक कर सकती हूँ। तो कैसे, मतलब थोड़ा और डिटेल में आप बताएं कैसे किया, मतलब आपकी स्ट्रेटजी कैसी थी उसमें? तो बेसिकली पहले ये डिसाइड किया कि जो मुझे आता है पहले तो वो करूँ, बिकॉज केस स्टडी होने के बाद भी इट वाजंट लाइक कि जो अभी तक पढ़ा है वो कंप्लीट बेस्ड है, वो अभी तो यूजफुल था। तो फर्स्ट आई ट्राई टू कवर कि जो अभी तक पढ़ा है वो मैं कर लेती, भले शायद उसमें से कुछ सम आउटडेटेड है या कुछ भी है बट वो मुझे आता है अभी के लिए। तो वो किया। उसके बाद जो कुछ केस स्टडीज हमने क्लास में कवर किए थे वो किए, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि केस स्टडीज कुछ तो पढ़ा है, थोड़ा तो एनालाइजेशन हो सकता है। उसके बाद आई वंस वेंट टू द इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है जिसमें बहुत सारे केस स्टडीज दिए हैं उन्होंने, वो किया। एंड देन बैक इन माय टाइम वी हैड दैट अमेंडमेंट सीरीज 3 वाला बुक जिसमें यूजुअली ये सारी चीजें थी।
तो उसमें भी वो जो बैकएंड के सारे केस स्टडीज थे पास्ट एग्जाम्स के, उसको मैंने एक बार के लिए चेक किया। और उसके बाद आई वेंट थ्रू द यूट्यूब प्लेलिस्ट कि आपने कोई केस स्टडी का वीडियो डाला है क्या, जिसको आपने शायद कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए होंगे या कोई रियल लाइफ से रिलेट किया होगा। तो यूजुअली आपने मोस्ट ऑफ द वीडियोस को टैग किया था वो केस स्टडी का कोई कैरेक्टर के नाम से या उसके नाम से, वो इजीली फाइंडेबल था वो वैसे मतलब आई डिडंट वॉच ऑल दोज केस स्टडी वीडियोस जो मैं खुद से कर पा रही थी वो किए, बट जिसमें मुझे चाहिए था कि थोड़ा सा और कुछ पता लग जाए वो वैसे सर्च करके किया। केस स्टडी डाइजेस्ट करके अभी रिसेंट में आया था, वो भी आपने पूरा पढ़ा था? वो पूरा है, बट दैट आई ट्राई टू डू ऑन माय ओन एट कंसिस्टेंस ओनली बिकॉज़ उसके पहले ये सारा एक्सरसाइज मैं कर चुकी थी। ओह ग्रेट। सो आई ट्राइड कि कुछ तो मैं खुद से इसमें सॉल्व कर पाऊँ। तो फिर उसमें भी फिर हेल्प लगा था आपको? उसमें हेल्प लगा था बिकॉज़ दैट वाज यूज्ड, दैट इज हाँ। सो मेनी केस स्टडी, तो उसमें हेल्प लगा था। बट आई वाज हैप्पी कि मैंने एफर्ट डाला और कंप्लीट आंसर नहीं बट कुछ कुछ तो लिख पा रही थी, कुछ कुछ कर पा रहे थे। ग्रेट। मतलब एससीएमपी रिलेटेड या फिर आप एक और लास्ट बताएं, जैसे आपने सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़े हैं, मैं पर्सनली थोड़ा सा इस चीज को लेके ही आपसे जानना चाहूंगा कि हाउ impactful it was, like how much I could contribute into your journey while learning SCMP। मतलब आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ या फिर क्या एड ऑन लगा, थोड़ा सा मुझे और बताएं। एड ऑन वाज दैट सो आई थॉट कि एससीएमपी मेरे इनिशियल क्लासेस में से एक था, तो द बेसिक रोल दैट प्लेड इज कीप मी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट बिकॉज हाँ इंटर में हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ के आते हैं, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एससीएमपी थिंग। हम वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगा, रिलेवेंट कॉस्टिंग होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे, ये माइंडसेट लेके आते हैं कि कैलकुलेटर में कैलकुलेशंस करेंगे, बट द एससीएमपी इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट। तो उससे फैमिलियर कराना और दिमाग में वो एक्सपेक्टेशन को सेटल डाउन करना कि एससीएमपी ऐसा होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग को थोड़ा बाहर करो, oh that played a major role because I remember in my batch the first 2-3 lectures were the length discussion on this topic only, that cost accounting whatever you read till now is relevant but it is different from the SCMP that you are going to study at final level, so that comfort level was needed। and then we had that unique homework section वाला पता नहीं अभी आप बुक्स में वो होता है नहीं, पर मेरे सेक्शन तो होमवर्क क्वेश्चंस का एक सेक्शन हुआ करता था आपके बुक्स में, जिसमें आपके जो क्लास वर्क क्वेश्चंस थे उसका ऑलमोस्ट आइडेंटिकल क्वेश्चंस हुआ करते थे घर पे जाके सॉल्व करने के। अभी उसी मैट में ही डाल दिया है, अलग मैट हटा दिया उसका। हाँ, सो दैट होमवर्क पोर्शन हेल्प मी अ लॉट। आपने क्लास में कोई क्वेश्चन कराया था, आई वुड ट्राई कि होमवर्क क्वेश्चन एटलीस्ट सिमिलर मैं बिना एक भी बार रेफर करे उसको कर पाऊँ और वो सॉल्व हो जाता था। देन वी यूज्ड टू डू द स्मॉल चुड़ैल वाला नोटिंग एंड दोस ऑल दोस थिंग्स, तो वो क्लिक करते थे एकदम कि ये इग्नोर करना है आपको, ये बस बोलने के लिए बोला है, तो दोस थिंग्स हेल्प मी रिमेंबर। ओके, सो और भी कुछ आपको लगता हो, याद आता हो? इट वाज इंटरेस्टिंग। आई रिमेंबर आपने कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज भी शेयर किए थे और अभी मतलब जब ये केस स्टडी वाला पूरा सिनेरियो बन गया था तब आपने वो टेलीग्राम पे भी स्टार्ट किया था थोड़ा थोड़ा सा रियल लाइफ केस स्टडीज का वीकली पिंग भेजना कि ये केस स्टडी ऐसा हुआ था, और आपने पोल्स भी स्टार्ट किए थे जिसमें वो बिल्कुल 3 ऑप्शन में वो कंसेप्ट का बेसिक रिवीजन हो जाता था, एकदम टच में आ जाता था। तो वो अभी भी चल रहा है? हाँ, अब मैंने अभी फॉलो करना बंद हाँ कर हाँ, दिया अब तो ठीक है। तो वो हेल्प करता था, वो मुझे खुद से एफर्ट करके वापस वहाँ नहीं जाना पड़ता था, वो एक स्टडी पढ़ लिया, थोड़े से 4-5 पोल के आंसर दे दिए तो हो गया, सब्जेक्ट कवर्ड, टच में आ गए वापस। हाँ। गुड गुड गुड। एक और लास्ट आपसे पूछेंगे, अगर सिंस ये वीडियो हमारे सीए इंटर के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, उनको भी एक्साइटमेंट आ रहा है कि आपका उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 जब आया तो आप उधर कैसे पढ़ते थे? मतलब इंटर की जर्नी एक्चुअली बहुत डिफरेंट होती है फाइनल की जर्नी से, क्योंकि फाइनल में हम लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, एक एक करके एक एक ट्यूशन खत्म कर रहे होते हैं। इंटर में कैसे करना चाहिए उसके लिए आप थोड़ा सा बताएं। इंटर में फर्स्ट एक्सपीरियंस ये होता है कि
वो लाइफ में पहला टाइम होता है जब आप इतने बड़े सिलेबस से पहली बार इंट्रोड्यूस होते हो। तो पहली बार वो इतना 8 सब्जेक्ट करने हैं, इतने सारे बुक्स है, इतने सारे प्रोविजन है, लॉज है, वो अलग एंजाइटी, थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करता है। तो व्हाट यू शुड डू एट दैट टाइम कि लॉ है क्यों, ऑडिट है क्यों, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो। और इंटर में आप सारे मतलब आई वुड से 8 तो नहीं बट 4 सब्जेक्ट आप एक साथ में पढ़ते हो, कोई भी कोचिंग क्लासेस या कुछ भी करते हो, तो एक ग्रुप आप एक बार में पढ़ते हो, एक ग्रुप आप एक बार में पढ़ते हो। तो जब भी वो भी पढ़ रहे हो तो इंटर में तो आई वुड सजेस्ट कि आपका ऑफिस भी नहीं होता है और मतलब आपके पास टाइम होता है तो सेम डे रिविजन आप कर सकते हो उस वक्त। क्लासेस हुई 6-7 घंटे की, जितने भी घंटे की थी, उसके बाद आप घर आके जो भी 2 दिन क्लास में पढ़ा उसको एक बार के लिए अपने आप से गो थ्रू कर लिया, समझ लिया, बिकॉज एट दैट टाइम इट इज फाइनल पे आप फिर भी लॉज को, टैक्स को ग्रास्प कर सकते हो बिकॉज आपने ऑलरेडी इंटर में कुछ पढ़ा है। इंटर में वो सब कुछ ऑल टुगेदर नहीं होता है। तो अगर आप घर आके एक बार का रिविजन कर लेते हो तो वो सब्जेक्ट पे आपको पकड़ होता है कि हाँ थोड़ा समझ में आ रहा है। उसमें भी संडे संडे क्या करना चाहिए? मैं जनरली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ संडे संडे भी रिवाइज किया करो। संडे बेसिकली आई यूज टू लाइक जनरल, मतलब उस वक्त तो क्वेश्चन फॉर्मिंग एबिलिटी कुछ खास अच्छी नहीं थी मेरी, तो जनरल सिंपल क्वेश्चंस की ये सेक्शन लिख के बताओ, उससे रिलेटेड क्या तुम समझते हो, या टीटी का कोई क्वेश्चन उठा लिया वो सॉल्व करके दिखाओ। अकाउंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन ऑलवेज हमेशा रहते हैं, तो कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। वैसा संडे को संडे करके बैठे थे तो आपको धीरे धीरे वो हर संडे के साथ थोड़ा थोड़ा अपना प्रोग्रेस महसूस होता है कि पिछला भी याद है और अभी जो भी पढ़ा वो भी याद है। इंटर में जनरली आपको क्या लगता है कि अगर दोनों ग्रुप देना है तो कितना महीना हाथ में रिवीजन के लिए होना चाहिए? इंटर में रिवीजन के लिए आई गेस 45 days to महीना तो प्योरली रिवीजन के लिए लगता है, बिकॉज आई पर्सनली फील कि इंटर में रिवीजन में आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। बिकॉज पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन के लिए इंटर में ज़्यादा एफर्ट डलता है बिकॉज आपको पता नहीं होता एग्जैक्टली कि आपको अप्रोच कैसे करना है। वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम होता है कि आप उस लेवल के एग्जाम पर बैठने वाले हो, आपको एग्जाम एनवायरनमेंट का पता नहीं, आपको सब्जेक्ट कैसे अप्रोच करना है वो पता नहीं, कोचिंग करा सब पढ़ा लेते तो ऑल ओके, बट जब वो घर पे अकेले छोड़ दिए जाते हो पढ़ने के लिए तब आपको कोई आइडिया नहीं होता है। तो उस वक्त में रिविजन के लिए इतना टाइम मुझे लगता है कि आप 2 या 3 बार एक बार रिवाइज कर पाओ। और इंटर में आई पर्सनली बिलीव कि इंटर में मॉक टेस्ट देना इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट इज इन फाइनल्स, बिकॉज वो बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप एग्जाम हॉल में जाके नहीं ले सकते हो। ग्रेट। तो उसमें भी 2 महीने का रिवीजन जो होता है उसमें भी 2 बार रिवीजन होगा वैसे ही? 2 बार या 3 बार भी इंटर में, आई बिलीव कि 3 बार भी इंटर में रिवीजन हो सकता है बिकॉज कंपेरेटिवली इंटर का सिलेबस थोड़ा सा तो कम है फाइनल से, तो यू कुड डू अ 3 टाइम रिवीजन। गुड 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 गुड। उसमें भी आप वैसे ही समरी नोट्स बनाते थे अपना? हाँ, समरी नोट्स का ट्रेडिशन तो स्कूल से चला जा रहा है, जो आई होप ग्रेट। चलता रहेगा। देखिए वही है, पढ़ाई करने के जो तरीके हैं ना वो स्कूल डेज वाले ही हैं, बस हम लोग डिविएट हो जाते हैं हम लोग। मैं तो ये बोलता हूँ ना, अभी पेंडेमिक के साथ साथ इन्फोडेमिक चल रहा है कि चारों तरफ इतना इंफॉर्मेशन है कि आप अगर कंज्यूम करने लग जाओ तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। सो टेक्निक्स सारे स्कूल वाले ही लगाने हैं। अच्छा, एक और लास्ट, मतलब समझना और याद करना, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? समझना इम्पोर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में आपको ऐसा स्कूल जैसा अल्टीमेटली क्वेश्चन आंसर नहीं आने वाले कि राम ने क्या किया था बता दो, आप लिख दोगे राम ने क्या किया था। दे विल टेस्ट यू ऑन योर कंसेप्ट्स डिफरेंटली, न्यू क्वेश्चंस न्यू देंगे, तो इफ योर कंसेप्ट्स आरंट क्लियर यू वोंट बी एबल टू ग्रैस्प द क्वेश्चन। थ्योरी में? थ्योरी में भी कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी देयर आर हार्डली एनी डायरेक्ट क्वेश्चंस दैट एक्सप्लेन ऐसे 250। they will give some case study और उसमें पूछेंगे what should the auditor do, so you need to understand the concept and then कि ऐसे 250 लगेगा, 580 लगेगा, क्या क्या लगने वाला है। बट उसमें भी क्या होता है, देखिए समझने का साथ साथ याद करना, मतलब कैसे हम लोग उसको? उसके लिए आई प्रेफर जैसे पता नहीं जैसे होता है ना कि हमारा किसी भी चीज से फर्स्ट इंटरेक्शन जो होता है हमको लॉन्ग टर्म में वही याद रहता है।
जैसे आपको लैंग्वेज भी अगर आप जैसे आप कोलकाता से हैं, तो आप बंगाली बहुत इजीली ग्रास्प करेंगे, मैं हिंदी बहुत इजीली ग्रास्प करूँगी क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन उस लैंग्वेज से। तो अगर आप इधर एकेडमिक्स में भी ऑडिट की टेक्निकल टर्म से फर्स्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ना कि कैजुअल टर्म्स जो समझने के लिए यूजुअली यूज करते हैं, लॉ में आप लीगल लैंग्वेज ही से फर्स्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो जब आपका लॉन्ग टर्म आप उसके लिए प्लानिंग करेंगे तो आपके दिमाग में वही शब्द आएंगे, बिकॉज उसका फर्स्ट इंटरेक्शन किसी कैजुअल वर्ड से हुआ नहीं है। अब याद रखना भी तो कहीं ना कहीं पॉइंट जरूरी होता है, नहीं तो अपने मन से आप आंसर लिखते जा रहे हो। बहुत बार होता है ना, स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, समझ लिया, और लिखने जा रहा है तो कुछ और ही लिख रहा है, उसको कैसे मैनेज करें? हाँ, समझना और जो लैंग्वेज वाला पोर्शन, दैट्स व्हाई एडवाइस टू कंबाइन दोस पोर्शंस। मतलब आप लीगल लैंग्वेज से समझने की कोशिश करो, हाँ, ताकि आपको वो लीगल टर्म ही याद रहेगा। एग्जैक्टली, कैजुअल वर्ड याद ही नहीं रहेगा तो आप लिखोगे कैसे? वेरी नाइस। वो अपने इन जनरल याद जो रखते हैं वो कैजुअल वर्ड याद रख लेते हैं, जो टेक्निकल वर्ड है वो याद ही नहीं रखते। इसलिए बहुत अच्छा आपने बताया कि टेक्निकल वर्ड को याद रखकर उसको समझा जाए, तो समझना भी हो गया, याद भी रखना हो गया। राइट, गुड, बहुत इंसाइटफुल था साक्षी आपके साथ। अब आप बताएं, आपका कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं अपने आगे के बारे में, कुछ कुछ भी आपके मन में चल रहा हो तो। I'm still on the second sky, so right set of mind में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। राइट, आराम से पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे AIR 1, 2, 3 टॉप 10 को बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आप HUL में इंडस्ट्री ट्रेनिंग किए हैं, आप HUL में फर्दर बात करिएगा, यूथ लीडरशिप प्रोग्राम होता है वहाँ पर। राइट, उसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, दैट इज माई रिकमेंडेशन। एंड उसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज अभी तो आती रहेंगी, मतलब सेवरल अपॉर्चुनिटीज विल नाउ कम एंड सरेंडर टू यू कि मुझे उठा लो। तो अब आप कौन सा उठाएंगे वो उसके ऊपर बहुत चीज डिपेंड करता है। राइट, ओके, तो मैं एक छोटा सा लास्ट आपके साथ रैपिड फायर करना चाह रहा हूं, ठीक है, जिसमें बेसिकली स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारा डिलेमास रहता है। डिलेमास मतलब क्या करे या ना करे, ये करे कि वो करे, ऐसा चलता रहता है। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट होते तो आप क्या करते? बस आपको कुछ फटाफट क्वेश्चंस के आंसर देने, ऑलराइट, वन वर्ड में ही आंसर देना है। मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, इससे बस हम जानना चाहेंगे कि आप ओवरऑल कैसे सोचते हैं, क्या और आप करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आपके हिसाब से ही पूछ रहे हैं, आप इन जनरल किसी को एडवाइस मत दीजिएगा, बस इन जनरल आपसे आपके हिसाब से ही पूछ रहे हैं। तो आप मॉर्निंग गर्ल हो कि नाइट गर्ल हो, मतलब पढ़ाई करने के एंगल से? ओके, आप सेकंड क्वेश्चन है कि आप थ्योरी हो कि प्रैक्टिकल हो? थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज कम आ रहा है। प्रैक्टिकल, वेरी नाइस। आपका स्ट्रेंथ ग्रुप 1 था कि ग्रुप 2 था? ग्रुप 1 था, ग्रेट। आप जॉब सोच रहे हैं कि बिजनेस सोच रहे हैं? जॉब सोच रहे हैं, ओके। सो टी और कॉफी? कॉफी। ओके, चाइनीज की कॉन्टिनेंटल? हाँ, थोड़ा आवाज जोर से बोलिए। कॉन्टिनेंटल, वेरी नाइस। घर का खाना कि बाहर का खाना? घर का खाना। मम्मी या पापा? फास्ट आंसर है, मजा आ रहा है। मजा आपको सीए फॉर्म में ज्यादा है कि स्कूल में ज्यादा है? स्कूल में ज्यादा मजा है, ग्रेट। वेब सीरीज पसंद है कि मूवीज पसंद है, मतलब मूवी हॉल में जाना पसंद है? सो आपको कॉमेडी पसंद है कि इमोशंस पसंद है? थ्रिलर?
सही है। तो देख रहे हैं मनी हाइस्ट, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखा हाँ, देखा, ये तो एक दिन में खत्म किया। एक दिन में खत्म कर दिया। सही है, सुपर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, आई thoroughly enjoyed talking to you each and every moment। मतलब कैसे देखिए 1 घंटा बीत गया आपके साथ, पता भी नहीं चला। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप और भी शाइन करते रहें, ऐसे ही परिवार का नाम रोशन करते रहें, हम सबका नाम भी रोशन करते रहें, और मेहनत करें। एंड इट्स टाइम, आई विल जस्ट सजेस्ट टू साइन ऑफ, इट्स टाइम टू गिव बैक नाउ, है ना। अब आपको कैसे देना है वो आपको प्लान करना है। स्टार्टिंग जर्नी देने का काम कंपनी के लिए होगा। जिस तरह से आप ड्रिवन थे ना कि नहीं मेरे को जो काम करना है उसमें एक्सेल करना है, वही ड्राइव आपको अपने जॉब में अप्लाई करना है कि अब मुझे उनको देना है। अब मैंने जो काम उन्होंने मुझे दिया उसमें एक्सेल करना है और उनको बेस्ट देना है, बेस्ट। फायदा क्या था, अभी तक सिलेबस डिफाइंड था लाइफ का कि इसी इतना ही करना है, अब सिलेबस अनडिफाइंड हो गया। सो ये एक चैलेंज हम लोगों को लेना पड़ेगा, और डेफिनेटली आप आगे सक्सीड करते रहें और करते रहेंगे, है ना। थैंक यू फॉर योर टाइम साक्षी। Thank you, sir. थैंक यू, टेक केयर।